हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है? और क्या आज हमारे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लॉ की जरूरत है और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई होता है। तो यूसीसी जैसे कानून की कहाँ जगह होगी जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया? ये तो कदम ही है हिंदू राष्ट्र का। यूसीसी जगह समान नागरिक कानून, ये तो प्रथम कदम है हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ, प्रथम कदम ही। आरएसएस की 3 मांगे थी। एक, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाना। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। थर्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में आरएसएस की 2 मांगों को पूरा कर दिया। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया और राम मंदिर बना दिया। अब तीसरा, बीजेपी पे प्रेशर है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। हमारा भारत देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, हमारे भारत के संविधान से। हमारे भारत के संविधान में हर एक चीज का कानून मौजूद है और आईपीसी में तमाम छोटे से बड़े कानून मौजूद है जिससे पूरा देश चलता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट लॉज है, बिजनेस लॉज है। तो फिर यहाँ पर कौन से कानून की बात हो रही है, कौन से लॉ की बात हो रही है? यहाँ पर दरअसल बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। इसका मतलब यह है कि जो हमारे और आपके पर्सनल लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, उस लॉ के बारे में बात हो रही है। अब सरकार यूसीसी के जरिए तमाम पर्सनल लॉज को, मतलब हर एक जाति के, हर एक धर्म के अपने अपने कानून कायदे हैं, वो रिलीजियस बिलीव है, रिलीजियस ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से हर एक के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। अब हमारी भारत की सरकार चाहती है हर एक के पर्सनल लॉज एक कर दिए जाए, समान कर दिया जाए, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है और भारत अलग अलग राज्यों का समूह है। राज्यों के अपने नियम है, अपने कानून है और सेंटर के अपने कानून है। राज्यों के अपने अधिकार है और सेंटर के अपने अधिकार है। सेंटर राज्यों के अधिकार में, कानून में दखल नहीं दे सकता, खास करके उनके पर्सनल लॉज में, रिलीजियस बिलीफ में, कस्टम्स में, ट्रेडिशन में, परंपराओं में, रीति रिवाज में, शादी ब्याह में, विरासत के मसले में, डिवोर्स के मसले में, ये तमाम रीति रिवाज में सेंटर राज्यों के कानून में दखल नहीं दे सकता। भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल, आदिवासी और कई धर्म और जाति के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके अपने पर्सनल लॉज है, अपने पर्सनल कानून है, अपने पर्सनल रीति रिवाज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, बिलीव है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस परंपराएं हैं, उनके शादी ब्याह का मसला, डिवोर्स का मसला, उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम, ये तमाम लोगों के अलग अलग है। और हमारी भारत सरकार चाहती है ये तमाम लोगों के लिए एक लॉ बना दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए और सबको एक ही कानून के तहत लाया जाए, जिसे कहते हैं यूसीसी। आप खुद सोचिए, क्या यह पॉसिबल है? भारत में तकरीबन 12 से 13 करोड़ ट्राइबल्स है, आदिवासी है और खास करके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, यहाँ का पॉपुलेशन तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन ट्राइबल्स है, आदिवासी है और ये तमाम लोगों के कानून, नियम, रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस और तमाम चीजें अपनी अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 220 जातियां हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये तमाम लोगों को हमारे भारत के कानून से एग्जम्पशन मिला हुआ है, यानी ये अपने रीति रिवाज पे, अपने कस्टम्स पे, अपने ट्रेडिशन पे, अपनी बिलीफ पे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, अपने हिसाब से, अपने पर्सनल लॉज पे
चल सकते हैं, सेंटर का कोई भी कानून इन पे लागू नहीं होगा। और ये क्यों, हम आपको आगे बताते हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 कश्मीर में है, सेम टू सेम आर्टिकल 371 भी है। और आर्टिकल 371 ये तमाम राज्यों को, ये तमाम लोगों को स्पेशल अधिकार देता है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि हमारे भारत के 11 राज्यों में, 11 स्टेट्स में आर्टिकल 371 है। अब आर्टिकल 371 के तहत उन राज्यों को और उन राज्यों के लोगों को स्पेशल अधिकार है कि वो अपने कस्टम्स में, अपनी बिलीफ पे, अपने ट्रेडिशन पे, अपने रीति रिवाज पे, अपने पर्सनल लॉज पे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे अमल कर सकते हैं। सेंटर का कोई भी एक्ट, सेंटर का कोई भी कानून उन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। और दरअसल यही है तेरी खीर, और दरअसल यही है हमारे भारत सरकार की मौजूदा गले की हड्डी, जो क्योंकि आर्टिकल 371 इन राज्यों में हटाए बिना वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता। तो इन 11 राज्यों में आर्टिकल 371 हटाया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने के लिए 70 साल लग गए। नागालैंड के 3000 प्लस मेंबर ग्रुप ने साइन करके और राइटिंग में लेटर दिया है नागालैंड सरकार को कि अगर हमारे राज्य में यूसीसी लागू किया गया तो हम 60 के 60 एमएलए का घर फूंक देंगे, घर जला देंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी खुलेआम धमकी नागालैंड के लोगों ने ऑन रिकॉर्ड दिया है। तो क्या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह इन पे कोई कार्रवाई करेंगे? क्या इन पे यूएपीए लागू किया जाएगा? क्योंकि अगर मुसलमान ने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया होता, कोई मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया होता, इस तरीके की धमकी दी होती, तो अभी उन मुस्लिम संगठनों पे, उन मुसलमानों पे यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन हमारे अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप फिक्र मत करो, आप लोगों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाए। लेकिन हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार इस तरीके की प्रोजेक्शन करेगी और इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि देखो सिर्फ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, हम पूरे भारत देश में एक समान कानून लाना चाहते हैं, एक नॉर्म के तमाम लोगों को एक कानून हो, हर एक को उसका हक मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, लेकिन ये मुसलमान लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से ताकि मुस्लिम और हिंदू का एंगल निकाला जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, धर्म के आधार पर बीजेपी को इसका फायदा पहुंचे। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह क्रिश्चियन के खिलाफ है, सिख के खिलाफ है, शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है और बहुत सारी जातियां, तकरीबन 700 प्लस जातियां हमारे देश में, ये वो तमाम लोगों के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि ये तमाम लोगों के अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने पर्सनल लॉ, अपने अपने तौर तरीके, अपने अपने कानून है जो उन्हें इस देश का संविधान अधिकार देता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगेंस्ट जाता है हमारे देश के संविधान के, हमारे देश के आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 ये राइट देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ये हमारे भारत का संविधान हम सबको यह अधिकार और यह राइट देता है कि हम जिस भी मजहब के हैं, जो आदमी जिस मजहब को प्रैक्टिस करता है, जिस रिलीजन को मानता है, वो अपने रिलीजन पे चल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, अमल कर सकता है। आप इन तमाम लोगों को एक लॉ के जरिए, खास करके उनके पर्सनल लॉज में बांध नहीं सकते। इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो द फैक्ट इज
कि आर्टिकल 371 उन 11 राज्यों में हटाए बिना आप यूनिफॉर्म सिविल कोड उन 11 स्टेट्स में लागू नहीं कर सकते। बीजेपी के एमपी सुशील मोदी ने सुझाव देते हुए सरकार को कहा कि ये 12 से 13 करोड़ जो आदिवासी से, जो ट्राइबल्स है, इन्हें इस कानून से अलग रखा जाए। इनके पर्सनल लॉज में, इनके तौर तरीके में, इनके रीति रिवाज में हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल, जब 12-13 करोड़ आदिवासी को, शेड्यूल्ड कास्ट को, ट्राइबल्स को इस लॉ से अलग रखा जा सकता है, तो फिर जो 20-22 करोड़ मुसलमान हैं उन्हें क्यों नहीं अलग रखा जा सकता? और हमारे क्रिश्चियंस जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, तो उन्हें फिर यूसीसी से अलग क्यों नहीं रखा जा सकता? और हमारे सिख जो तकरीबन 2.5-3 करोड़ है, उन्हें यूसीसी से अलग क्यों नहीं रखा जा सकता? दरअसल कानून बनाना, कानून पास करना कोई बड़ी बात नहीं। कानून पास होने के बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं और फिर उसे नोटिफाई किया जाता है। लेकिन नोटिफाई करने से पहले उसके रूल्स बनाए जाते हैं। और तो सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज है, पर्सनल लॉज है, कानून है, उन सबको नोटिफाई करना, एक रूल बनाना, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। सीएए और एनआरसी हम सबको शायद याद होगा, जब हमारी भारत की सरकार ने आसाम में एनआरसी लाई थी, ये सोच के लाई थी कि वहां पर ज्यादातर लोग जो डिफॉल्टर निकलेंगे वो मुस्लिम समाज से होंगे। लेकिन जब एनआरसी हुई, हम सबको मालूम है कि 80% लोगों का जो नाम आया वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। तो सरकार अपने डिसीजन पे वापस ले ली और वो बैकफुट पे हो गई। और पूरे देश में सीएए को लेके आंदोलन हुआ था, जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ था। और यहां पर सारी सिर्फ मुसलमान नहीं थे, देश के हर वर्ग के, हर तबके के, हर जाति के लोगों ने इस कानून का विरोध किया था, क्योंकि सीएए कानून धर्म के आधार पर बनाया गया कानून था, जिसमें मुसलमानों को अलग रखा गया था। और शाहीन बाग, हम सब कैसे भूल सकते हैं कि वो शाहीन बाग का महीनों चला आंदोलन, जो महिला उस आंदोलन में बैठी थी और जिस तरीके का प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ, क्या हुआ? आज तक सीएए कानून के रूल्स नहीं बन सके। और यही वजह है कि सीएए कानून हमारे देश में आज तक लागू नहीं हो सका। यूसीसी, ये तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव इशू। आप सोचिए, हमारा इतना बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ लोगों का देश, जहां पर कई धर्म, कई जातियां, कई मजहब के मानने वाले रहते हैं। उनके अलग अलग अपने पर्सनल लॉज है, पर्सनल बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, और उनकी अपने तौर तरीके हैं, शादी ब्याह के, डिवोर्स के और विरासत के। ये तमाम लोगों के अलग अलग है। तो आप सोचिए कि यूसीसी को लागू करना, उसके रूल्स बनाना, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। तो आप सोचिए कि जब सीएए के रूल आज तक नहीं बन सके, तो क्या यूसीसी के रूल बनाना इतना आसान है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। जब यूसीसी इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना सेंसिटिव इशू है, तो फिर बीजेपी इसे क्यों लाना चाहती है? बीजेपी इसे डेफिनेटली लाना चाहेगी 2024 के इलेक्शन से पहला, और वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी पूरे देश में कि देखो, इसका विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। हम यूसीसी के जरिए एक समान कानून लाना चाहते हैं, एक बराबर का कानून लाना चाहते हैं, हर एक को बराबर का हक देना चाहते हैं। लेकिन ये मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि लोगों में, नॉन मुस्लिम्स में, मुसलमानों के खिलाफ एक किस्म का आक्रोश पैदा हो और एक किस्म का गुस्सा है कि बीजेपी इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालेगी, ताकि वोटों का धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा सके और बीजेपी को सीधे तौर पे इसका 2024 के इलेक्शन में इसका फायदा मिले। दरअसल यह है असल पॉलिटिकल इंपैक्ट। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकेगा या नहीं,
इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, लेकिन बीजेपी इसे डेफिनेटली लाने की कोशिश करेगी। तो अगर 12 से 13 करोड़, जैसे हमारे सुशील मोदी ने कहा कि उन 12 से 13 करोड़ आदिवासी को इस लॉ से यानी यूसीसी से बाहर रखा जाए, तो मुसलमान जो 20-22 करोड़ है उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता? हमारे सिख जो तकरीबन 2.5-3 करोड़ है उन्हें बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता? जो हमारे क्रिश्चियन तकरीबन 3-3.5 करोड़ है उन्हें यूसीसी से बाहर क्यों नहीं रखा जा सकता? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यही असल खेल है जो बीजेपी लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को देश का जो असल मुद्दा है, देश के जो असल इशू है, उससे दूर रखा जा सके, लोग उसे भूल जाए। लोग अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा लोग भूल जाए, नोटबंदी को लोग भूल जाए, पुलवामा को लोग भूल जाए कि जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, लोग उनको भूल जाए, लोग भूल जाए अडानी के फ्रॉड को, एक कॉर्पोरेट जगत का बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस वर्ल्ड जो अडानी ने किया था, लोग उसे भूल जाए। लोग भूल जाए कि किस तरीके से हमारी भारत की सरकार हमारी देश की संपत्तियों को इन पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। लोग भूल जाए कि किस तरीके से किसानों ने अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर 13 माह प्रोटेस्ट किया था और 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। लोग भूल जाएं ये तमाम इशू, लोग भूल जाएं कि देश की इकोनॉमी क्या है, लोग भूल जाएं कि देश के हालात क्या है। लोगों को बेसिक मुद्दे से दूर रखा जाए, ये और एक नया इशू लाके, एक और नया मुद्दा लाके लोगों के बीच में डाल दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, ताकि लोग इसी में उलझे रहे और असली मुद्दे से इनका ध्यान हटाया जा सके। It's basically a vote bank politics of BJP to be in power at the cost of national unity and integrity. Article 29 of the Indian Constitution clearly says any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. दरअसल यूसीसी तो एक बहाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है, और 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसका जश्न भी तो मनाना है। हमारे इस विशाल देश में यूसीसी इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा देखने वाला सवाल है। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।